हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो पुराने हमारे RSM SSB RPSC या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिनमें साइंस पूछी जाती है उनके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इनको सॉल्व क्यों करा जाना चाहिए ये मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना उनमें क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी रिपीट करके पूछ लिए गए हैं या उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो उसके वजह से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 या 2 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, पर मैं समटाइम कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी किया हुआ है, मास्टर्स भी किया हुआ है। सो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। इसमें करीब करीब 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ये जो पेपर है वो लेक्चरर या शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पुराना पेपर है जिसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। साइंस का हम कर चुके हैं, कंप्यूटर्स का आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हैकिंग क्या होती है, ईमेल क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, बारकोड क्या होता है। तो वैसे कंप्यूटर का पेपर करना तो आसान है, आपके जो CET का एग्जाम होने वाला है वहाँ पे भी कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी रखिएगा, अभी से तैयारी करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए हैकिंग क्या होती है। हैकिंग का सिंपल मतलब होता है हैक कर लेना, यानी कि किसी के डेटा को चुरा लेना, किसी की इंफॉर्मेशन को उसका बिना परमिशन के ले लेना, दैट इज अ हैकिंग। ईमेल आप सब जानते हैं, आजकल ईमेल से तो सभी परिचित हैं कि जैसे अगर मुझे कोई मैसेज वगैरह आपको करना है, मेल करना जिसे हम कहते हैं, वो होता है। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक तरीके से एक स्पेस होता है, एक आपको प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बारकोड क्या होता है? तो बारकोड क्या होता है, जनरली आपने कभी कोई सामान जब मार्केट से खरीदे होंगे तो मार्केट से खरीदते समय ना कुछ इस तरह की उस पर पीछे देखेंगे, जहाँ प्राइस लिखी होती है ना, रेट लिखी होती है, वहाँ कुछ इस तरीके की लाइंस दिखाई देंगी आपको। कुछ मोटी लाइन होती है, कुछ पतली लाइन होती है। ठीक है, तो ये उसे कहा जाता है बारकोड। और ये किस लिए होता है? कोई भी आइटम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये होता है, और इसे बारकोड रीडर से रीड किया जाता है। मतलब पढ़ने के लिए एक मशीन होती है, उस मशीन को इस तरीके से लगाया जाता है और वो वहाँ पे रीड कर लेती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेती है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ मैच करना है हमको एक मशीन जो दैट मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेवल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम, जो आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? बारकोड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, मुझे ऐसी बात याद आ गई कि समटाइम ना पता है क्या, कुछ लोग क्वेश्चन पेपर करके आते हैं, मेरा बहुत लोगों से डिस्कशन होता है, वो लोग ये कहते हैं कि आ रहा था हमको, हमने मैच गलत कर दिया, हमने मतलब सही से मैच नहीं किया, या फिर वो कहते हैं हमने गलत आंसर भर दिया है OMR शीट में। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक मत कीजिए, सिलेक्शन होते होते रह जाए ये बहुत दुखदाई होता है। ठीक है, तो आप ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। इससे बेहतर ये है, जैसे मैंने पी के आगे डी लिख लिया क्योंकि मुझे पता है बारकोड इसका आंसर है। अब इसके बाद है एक्टिविटीज दैट सीक टू कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, तो वो हैकिंग हो जाती है। मतलब क्या होता है कि आपने उस सिक्योरिटी में क्या कर दिया है? सीक कर दिया है, मतलब उसमें घुस गए हैं आप, उसने समझौता कर लिया है, दैट इज द हैकिंग। उसके बाद में यह है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेजेस को दिखाता है ना, जिस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अपना सपोज मैंने कुछ खोला है, मैंने कोई अमेजोन की साइट खोली है, तो मैं कहाँ खोलूंगी? ब्राउजर पे खोलूंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर ब्राउजर हो जाएगा। ब्राउजर का आंसर है मेरा सी, तो आर के साथ मैच हो जाएगा सी। और मैसेज दैट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों पर, यानी कि जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है इत्यादि पे जब मैं अपना कोई मेल भेजती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन भेजती हूँ, कोई सूचना भेजती हूँ, उसे क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप मैच कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड है, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं अदर एग्जाम में। टीचिंग रिलेटेड जितने एग्जाम होंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इन्होंने ये बोला है कि स्माइल का पूर्ण रूपेण क्या है। ये राजस्थान में एक स्माइल प्रोजेक्ट चला है। स्माइल 0.123 पर आ गए हैं हम लोग स्माइल प्रोजेक्ट में। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड स्माइल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया है उसकी फुल फॉर्म जनरली पूछी जाती है। और ये मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये तीसरा या चौथा एग्जाम है जिसमें स्माइल की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सोच के देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होता है
सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनहेंस एंगेजमेंट। यानी क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, कोरोना पीरियड लग गया था, तो कोरोना पीरियड में क्या होता है, पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाया था कि आप सोशल मीडिया जो होती है, यानी जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या यूट्यूब हो गया, उसके माध्यम से आप इंटरेक्ट कर सकें, पढ़ाई कर सकें, लर्निंग इंगेजमेंट, यानी लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होता है, तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, और बाकी की डिटेल आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्माइल 3.0 तक आ गए हैं, तो कब आया है, कैसे आया है, ये सब आपका जीके का पार्ट है, आप देख लीजिएगा। ओके वेल, सो वी गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप कोई गलती कर देते हैं तो एमएस वर्ड में, तो आप उसे पुनः कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट मतलब जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, इस तरीके से शॉर्टकट होते हैं एमएस वर्ड में। मतलब आपको माउस के साथ काम नहीं करना है, तो आप सीधे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं शॉर्टकट। तो आपको सारे शॉर्टकट्स एमएस वर्ड के याद करने हैं, और मान के चलिए ऐसा कोई पेपर मुझे नहीं दिखाई देता जहाँ एमएस वर्ड के शॉर्टकट नहीं पूछे जाते। काफ़ी आसान होते हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के दे दूंगी। बहुत आसान होता है, जैसे आप कंट्रोल ए करते हैं, CTRL लिखा जाता है, कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है, एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, सी करते हैं तो कट हो जाता है। ठीक है, जैसे यू करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है यू मतलब अंडरलाइन हो जाता है। वाई करते हैं तो रीडू हो जाता है, रीडू। रीडू का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ गलती से डिलीट कर दिया, उसको वापस से करना है तो ये रीडू होता है। और कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जेड का मतलब अंडू होता है। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट किया ना आपने, तो कट होता है, कट एक्चुअली। और जो कंट्रोल सी होता है ना, वो कॉपी होता है। सॉरी, पहले शायद मैंने गलत बोल दिया। कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल एक्स आपका कट होता है, कंट्रोल जेड अनडू होता है, और कंट्रोल पी जो होता है वो पेस्ट होता है। कंट्रोल अपन नहीं करते, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं और कंट्रोल एक्स करते हैं, ये तीनों ही तो करते हैं ना हम लोग। सॉरी, पी नहीं करते, वी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। जी हाँ, वी करते हैं, सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोल वी करते हैं। मैं यहाँ कीबोर्ड पे देख रही थी एक्चुअली, कीबोर्ड पे हम वही सारे कीज पास पास होते हैं, एक्स सी बी। तो एक्स हमने कट करने के लिए किया जाता है, वी पेस्ट करने के लिए किया जाता है, और सी आपका कट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाँ ओके। इसके बाद होता है, निम्न में से सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी है। पहली बात तो इन्होंने बोला है कि केबल, केबल का मतलब है तार होना चाहिए, तार, जिससे आप क्या कर सको, डेटा ट्रांसफर कर सको। तो आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली हो जाती है कि ये सारे जो मोड होते हैं ना, ये चारों, वो केबल होते हैं। केबल मतलब एक वायर होता है, एक तार होता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए, एक वायर है, और ये वायर के माध्यम से जब ट्रांसफ़र होता है। जबकि आप देखेंगे मेरे माउस में कोई वायर नहीं है, तो ये केबल वाला काम नहीं है, ये सिर्फ कौन सा काम है, ये वाईफाई से या ब्लूटूथ से काम कर रहा है ये। जबकि जो मेरा माइक है, मेरा माइक है, लगाया ही नहीं था शायद मैंने, हाँ ओके। और ये जो मेरा माइक है वो किसके माध्यम से काम कर रहा है, केबल के माध्यम से काम कर रहा है। ओके फाइन, ठीक है। सो इन्होंने बोला सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर कौन करता है, तो ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल काम करती है सबसे तेज गति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन्होंने पूछा है बीसीसी क्या काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ बीसीसी क्या होता है। आपने मेल किया है कभी, नहीं किया तो करके देख लीजिएगा। मेल करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से कॉलम्स बने होते हैं, 1 2 और 3, राइट। और नीचे यहाँ पे एक चौड़ा सा वो बना रहता है, इस तरीके से लेबल होते हैं। इसमें हम मेल लिखते हैं, हेलो मैम, है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे मेल लिख देते हैं, आप कैसे हैं। हाँ, जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आपने यहाँ मेल लिख दिया, यहाँ साइन वाइन कर देते हैं, नॉट ऑल दैट। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होता है कि आप ये मेल किसको करने वाले हैं। सपोज आप मुझे मेल करने वाले हैं, मेरी आईडी है बताओ, ओके। सपोज आप किसी को मेल करने वाले हैं तो आप वहां पे टाइप कर देंगे सपोज xyz@gmail.com, ठीक है, gmail.com। आपने क्या किया, यहाँ पे आईडी लिख दी, किसमें, इस वाले में। इनको आपको मेल भेजना है। जैसे सपोज मैंने मेल किया और मैं आपको मेल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं साथ में ये चाहती हूँ कि ये मेल
मैं किसी दूसरे बंदे को, सपोज करते हैं हम किसी एक्स कोई और दूसरा बंदा है उसको भी मेल करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको मैं आपको मेल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मेल मैं अपने दोस्त को भी कर दूं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये मेल आपको पता चले और साथ में उनको भी पता चले, लेकिन आपको ये पता ना चले कि ये मेल मैंने उनको भी किया है और उनको भी ये पता ना चले कि मैंने ये मेल आपको भी किया है। यानी मैं दो लोगों को मेल कर रही हूं, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि मैंने मेल किस किस को किया है। जबकि इसमें एक और ऑप्शन होता है सीसी, केवल सीसी। तो ये जो पहला वाला है ना, ये दूसरा वाला डब्बा, इसमें सीसी लिखा रहता है और इसके नीचे वाले में बीसीसी लिखा रहता है। तो जो सीसी लिखा होता है ना, उसमें सपोज मैंने आपको मेल किया है, मेरे दोस्त को किया है, इनको पता चल जाएगा कि मैंने आपको भी मेल किया है और आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने इनको भी मेल किया है। ठीक है, वो तो होता है सीसी मतलब कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इनको मेल किया है और इनको भी पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको मेल किया, उसे कहते हैं बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये कहाँ पे काम आता है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ईमेल में काम आता है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये स्पेशली टीचर्स के लिए है, तो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इन्होंने ये पूछा है पे मैनेजर, एक वेबसाइट है पे मैनेजर, उससे क्या क्या काम किए जाते हैं। तो एक्चुअली जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी जो आती है वो पे मैनेजर, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको सबको पता है कि पे मैनेजर क्या काम करता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली साइट होती है, राइट। तो पे मैनेजर से आपकी सैलरी आती है, आप अपनी वेतन पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, अपने बिल तैयार कर सकते हैं, आप अवकाश के लिए मतलब अब छुट्टियां वुट्टियां ली हुई हैं उसके बिल वगैरह यहाँ रेडी हो जाते हैं, लेकिन आप बीमा नहीं करवा सकते। ठीक है, आप बीमा यहाँ नहीं करवा सकते, ये सिर्फ आपकी सैलरी से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं उसके लिए आप इसको काम में ले सकते हो। फाइन, देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, आपको सूची 1 को 2 से मिलाना है नीचे वालों को। तो मैं आपको एक एक बता देती हूँ। शाला दर्पण, समझो कि एक स्कूल है और स्कूल में जितने भी काम होने हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स की अटेंडेंस लगनी है, स्टूडेंट की अटेंडेंस लगनी है, स्टूडेंट को कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है, स्टूडेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है, स्टूडेंट का रोल नंबर लगाने हैं, स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी काम है वो सारे के सारे कहाँ से होते हैं, शाला दर्पण से होते हैं। तो शाला दर्पण स्कूल की एक वेबसाइट होती है जिसपे हम स्कूल में जो छात्रों के असाइनमेंट्स होते हैं, ये स्कूल मतलब स्कूल की सारी जानकारी जो होती है वो हमें शाला दर्पण पे मिल जाती है। ठीक है, गूगल क्लासरूम क्या होता है? गूगल क्लासरूम एक ऐसा होता है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, राइट, तो ये हमारा क्लासरूम हो गया है। ऐसे गूगल भी एक क्लासरूम की व्यवस्था करके देता है और उसमें मैं आपको लाइव पढ़ा सकती हूँ, आपकी अटेंडेंस ले सकती हूँ, आपको होमवर्क दे सकती हूँ, आपका होमवर्क चेक कर सकती हूँ। दैट इज द गूगल क्लासरूम। गूगल मीट क्या होती है? गूगल मीट होती है, जैसे आपने जूम मीटिंग किया है कभी, जूम मीटिंग में क्या होता है कि कैमरे होता है, आपकी तरफ भी मेरी तरफ भी, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जो भी करना है काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से जैसे जूम हम यूज करते हैं ये बिल्कुल वैसे हो जाता है। और कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है? एक तरीके की कुछ सीखने के लिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग मतलब मुझे कुछ सीखना है और मुझे वो सीखने के लिए मैं कंप्यूटर की हेल्प लूंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे कार चलानी सीखनी है, ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं कार को लेके जाऊं और मुझे कोई कार चलाना सिखा दे, वो होता है। और एक आपने देखा होगा कि आपके सामने एक टीवी स्क्रीन लगा दी जाती है और आपको एक ऐसी चेयर पर बिठाया जाता है जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि मैं कार में बैठी हूँ। अब आप कार को चला रहे हो उस स्क्रीन को देखते हुए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे मैं कार चलाने, कहाँ आपको ब्रेक लगाने हैं, कहाँ आपको एक्सीलरेटर देना है, ये सारी चीजें आप कहाँ से सीख रहे हो? कंप्यूटर के थ्रू आप सीख रहे हो। दैट इज द कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है। अब हम इनको मैच कर लेते हैं जरा। जैसे मैंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? जैसे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गूगल मीट हो जाएगा। स्कूल की, सरकारी स्कूल की सारी जानकारियां कहां पर होती हैं? मैंने अभी बताया शाला दर्पण पे होती हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में है जहां पर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर की मदद से जब कोई चीज सीखना चाहते हैं तो ये आंसर डी हो जाएगा। और एक शिक्षक जो होते हैं जो स्टूडेंट को असाइनमेंट्स दे सकते हैं, उनके द्वारा सबमिट किए गए कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं, ये सब कहाँ पे हो जाता है? गूगल क्लासरूम में हो जाते हैं, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सो हियर वी हैव लाइक द आंसर्स। अब कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, फटाफट देख लीजिएगा। हाँ जी,
अब आपसे पूछा गया यूएसबी पेन ड्राइव क्या होती है। यूएसबी पेन ड्राइव कैसी होती है, आई विल शो यू दिस पेन। सपोज करते हैं ये आपकी पेन ड्राइव है ना, देख पा रहे हैं आप, ये देखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द यूएसबी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का क्या काम होता है, देखिए पेन ड्राइव का क्या काम होता है कि इसके अंदर कोई भी डेटा मैं स्टोर कर सकती हूँ, और इस जैसे मैंने अभी मेरे कंप्यूटर में लगाई हुई थी, अब मैं इसको निकाल के मेरे फोन में लगा सकती हूँ, या मैं किसी दूसरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में इसको अटैच कर सकती हूँ। ये होती है यूएसबी पेन ड्राइव का काम। अब ये बताइए सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी तो है क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ डेटा सेव किया ना कुछ सेव करके रखा है, फाइन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ ये सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, तो भाई डेफिनेटली ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लो। देखो कुछ ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, उन्हें हम निकाल नहीं पा रहे हैं, बस आप ऐसे समझ लो, वो सब आ जाती हैं आपकी प्राइमरी में। और ऐसी मेमोरी डिवाइसेस जिनको मैं निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा सकती हूँ, वो सेकेंडरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीडी, आपने सीडी देखी है, डीवीडी देखी है, डीवीडी में एक कंप्यूटर में भी लगा सकती हूँ, दूसरे में भी लगा सकती हूँ, तीसरे में भी लगा सकती हूँ, तो वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। और अगर जैसे पेन ड्राइव है, मैंने अभी अपने लैपटॉप में लगाया हुआ है, कल को मैं स्कूल के लैपटॉप में लगा सकती हूँ, परसों मैं बच्चे के लैपटॉप में लगा सकती हूँ, तो दैट इज द सेकेंडरी मेमोरी, फाइन। तो ये जो पेन ड्राइव होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में कंसीडर होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि निहायत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है आप एक टीचर हैं सपोज, और आपको लेक्चर प्रिपेयर करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर प्रिपेयर करना है और आपको स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, स्लाइड्स बनानी है, तो आप कहाँ बनाएंगे। अब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि लेक्चर ना भी हो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप आपने कोई होमवर्क किया है, वो अपना प्रेजेंटेशन आप कंप्यूटर पे देना चाहते हैं, तो वो आप किस पर बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप किस पर बनाने वाले हैं, एमएस पावर पॉइंट पे बनाने वाले हैं। अब बाकी के टर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर होता है। कौन, एंटीवायरस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वायरस से बचाता है। यानी कि अगर कोई वायरस, मतलब वैसा वाला वायरस नहीं जो हमें बीमार करता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, उस प्रोग्राम जो कंप्यूटर को खराब करेगा उसको रोकने के लिए जो दूसरा प्रोग्राम बनाया जाएगा वो एंटीवायरस होता है। एमएस एक्सेल क्या होती है, एमएस एक्सेल एक शीट होती है, कुछ इस तरीके की शीट आप देखेंगे जिसके अंदर डेटा रखा जाता है, इंफॉर्मेशन रखी जाती है। हर एक सेल के अंदर क्या रखा जाता है, डेटा, इनको सेल कहते हैं, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी जाती है, दैट इज नोन एज एमएस एक्सेल। पावर पॉइंट क्या होता है, इसमें स्लाइड्स बनाई जाती हैं, एक स्लाइड, दो स्लाइड, जैसे आप हैंड आउट नहीं लेते हो किसी से, सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, सर हमें हैंड आउट्स दे दीजिए ना, वो पावर पॉइंट होता है आपका। ओके, हियर वी गो फॉर द लास्ट स्लाइड में भी। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने बोला है स्कूलों को गोद लेने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है। मतलब अगर आप स्कूल को गोद लेना चाहते हैं, अब गोद लेने का मतलब क्या है कि आप उस स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ पैसे देना चाहते हैं, वहाँ के स्टूडेंट की फीस वीस से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, उस स्कूल की डेंटिंग पेंटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप स्कूल को गोद ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा पोर्टल कौन सा है, तो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल है। वैसे तो देखिए अगेन वापस से टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, राजस्थान का अगर आप कोई पेपर दे रहे हो तो ये एक आम क्वेश्चन है जिसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ज्ञान संकल्प पोर्टल है। इस्माइल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए। गूगल क्लासरूम तो जनरल क्लासरूम में आप कहीं भी, जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, गूगल क्लासरूम का यूज करती हूँ। और गूगल मीट मैंने अभी आपको बताया था, ये जूम के जैसा होता है। अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वहां पे गूगल मीट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो वो सॉरी दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लैपटॉप होता है, या हम कहें कि फोन होता है हमारा, या टैबलेट जो होती है, वो सब किसके अंदर आती हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आती हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी आते हैं, उसके बाद मेन फ्रेम्स कंप्यूटर आते हैं, सबसे बड़े होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। आप मुझे कमेंट में बता दो जरा, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। और आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत का सबसे तेज, सबसे फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। ओके, और देन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि एमएस बिंग के उपयोग को संदर्भित कौन करता है। एमएस बिंग क्या चीज है, आपसे पूछा गया एमएस बिंग क्या चीज है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि क्रोम क्या चीज है, मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं सफारी क्या चीज है,
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो सर्च इंजन आता है। तो जैसे हमारा जो क्रोम होता है ना, वो वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? सर्च इंजन होता है। सफारी वेब ब्राउजर होता है। और MS बिंग जो होता है ना, वो भी सर्च इंजन होता है। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि सर्च इंजन में और ब्राउजर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं कि जैसे सफारी आपका ब्राउजर हो गया, क्रोम आपका ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका सर्च इंजन हो गया, MS बिंग भी आपका सर्च इंजन हो गया है। होता क्या है, सपोज करते हैं ब्राउजर की बात करते हैं, तो ब्राउजर एक्चुअली क्या चीज है, जैसे आपका मानो कि ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक ऐसी जगह दी जा रही है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको मेल करना है वो भी कर सकते हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्च करना है वो सर्च भी कर सकते हैं। आप इस पे बहुत सारी वेबसाइट चला सकते हैं। शाला दर्पण, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, शाला दर्पण चला सकते हो। ज्ञान पोर्टल, गुरु ज्ञान पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, वो भी चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। और सर्च इंजन क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ सर्चिंग का काम कर सकते हो। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलोगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या सर्च करना चाहते हो, कि मैं सर्च करना चाहती हूँ कि राजस्थान कहाँ लोकेट करता है। ठीक है, तो आप वो सर्च इंजन में सर्च कर सकते हो, जबकि ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन चलते हैं। ठीक है, ब्राउजर एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर एक बड़ी चीज हो गई और सर्च इंजन उसके अंदर काम करने वाला छोटा पार्ट हो गया। तो MS बिंग क्या होता है, आपका सर्च इंजन होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज बता देती हूँ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, जो हमें इंटरनेट की सेवाएं देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फोन में जियो का नेट या एयरटेल का नेट या किसी दूसरी कंपनी का नेट चलता होगा, तो वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, क्योंकि आपको इंटरनेट किसने दिया, जियो ने दिया या फिर एयरटेल ने दिया या किसी और कंपनी ने दिया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कैप्चा जनरेशन क्या होता है, आपने देखा ही होगा, जब आप कुछ ईमेल वगैरह लिखते हैं तो नीचे ना टेढ़े बेढ़े से अक्षर लिखे आ जाते हैं, 6HNP। ठीक है, तो इस तरह का कैप्चा आ जाता है और उसको आपको टाइप करना होता है। ठीक है, वो कैप्चा जनरेटर होते हैं। और QR कोड क्या होते हैं, कुछ इस तरीके का एक पिक्चर होता है जिसमें अजीब अजीब से डिजाइन बने रहते हैं इस तरीके से, और आपको क्या करना होता है, उसको स्कैन करना होता है। जब आप इसको स्कैन करते हैं, जैसे आप पेटीएम वगैरह करते होंगे ना, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर या वो करते होंगे, तो वहां पे एक इस तरीके से एक पिक्चर बनी आती है, उसको QR कोड कहते हैं। फाइन। अच्छा, इसके अगला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर किस पीढ़ी में करना शुरू किया था। इंटरनेट सर्किट को कहा जाता है IC। तो चिप क्या होती है, जैसे एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। कभी आपने कोई चार्जर खराब हो गया हो या आपकी कोई डिवाइस खराब हो गई हो, फोन खराब हो गया हो, तो आपने अंदर देखा होगा एक ग्रीन कलर की इस तरह से चिप होती है, जिसपे छोटे 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 ऐसे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा ये चार्जर खराब हो गया है, इसके अंदर आप एक प्लेट देख पा रहे होंगे। देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ एक प्लेट जैसा नजर आ रहा होगा आपको, तो ये क्या होती है, चिप होती है। ठीक है, तो ये चिप का प्रयोग कब से शुरू हुआ है कंप्यूटर्स के अंदर, तो ये तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ है। तो आप कहोगे कि मैम फर्स्ट पीढ़ी में क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। द्वितीय पीढ़ी में आप क्या करते थे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया करते थे। तृतीय पीढ़ी में IC यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया करते थे, या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करते थे। और चतुर्थ में भी IC ही करते थे, लेकिन ये IC बहुत कॉम्पैक्ट हो गई थी, मतलब छोटी सी IC में बहुत सारे सर्किट बना देते थे, इसलिए इसको VLSI कहा जाता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, ओके। सो वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन्होंने बोला है वायरलेस नेटवर्किंग की तकनीक क्या है। देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो आप उसको ध्यान से देखना। वायरलेस पूछा है, मतलब तार नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर तो हमने अभी देखा था ना, केबल होता है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं। जब ये केबल होती है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक नहीं है। अब आप एक बात नोटिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा ना, तो भी आप इसी पेपर में इसका आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहां पे क्या बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा केबल है जो सबसे फास्ट है। तो डेफिनेटली केबल है ना, तार है, और तार है तो ये वायरलेस कैसे हो सकता है। वायरलेस मतलब कोई वायर नहीं होना चाहिए। मैंने बताया जैसे ये माउस है, बताइए माउस में कहीं तार दिख रहा है आपको, ये वायरलेस है। जैसे मेरा ये पेन है जिससे मैं कंप्यूटर पर लिख रही हूँ, तो इस पेन में कहीं भी तार नहीं है, ये वायरलेस तरीके से काम कर रहा है।
तो ऑप्टिकल फाइबर में तो फाइबर होती है, तार होता है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ जब आप ऑन करते हो तो कोई तार नहीं होता है। वाईफाई का हॉटस्पॉट चलाते हो, जब इंटरनेट चलाना होता है ना, मेरे फोन में इंटरनेट बचा है, आज मेरा डेटा खत्म हो गया, यार तू नेट दे दे, तो वो नेट देना होता है ना, वो हॉटस्पॉट से दिया जाता है। तो हॉटस्पॉट भी आप कोई तार कनेक्ट नहीं करते हो उसके अंदर। अच्छा, डब्लू लेन का आप एक बात सुन ले मेरी, कि जो लेन होता है ना, लेन, वो लेन वायर वाला होता है, ठीक है। लेन क्या होता है? वायर, हमेशा वायर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन डब्लू लेन जो होती है ना, वो वायरलेस होती है। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लेन, है ना। तो ये वायरलेस होती है, मतलब इसमें कोई वायर नहीं होता है, तार नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि सपोज करते हैं लेन जो होता है वो छोटी जगह में लगाई जाती है। जैसे मान लो ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं शूटिंग कर रही हूँ आपके लिए वीडियो का। मैंने यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है जिसमें मैं आपके प्रिंट्स निकाल लेती हूँ या स्टडी करती हूँ। इसके साथ में मैंने एक स्कैनर रखा हुआ है, इसके साथ मैंने कैमरा रखा हुआ है, इसके साथ में मैंने ये टैबलेट रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है। इन सबको जब मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, या सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं जिनसे मैं आपके लिए काम करती हूँ, तो ये सब मैंने किससे कनेक्ट किए हैं? वायर से या वायरलेस तरीके से, लेकिन छोटी सी जगह में ये सब कुछ बनाया हुआ है, तो इसको तो हम कहते हैं लेन। अगर इससे ज्यादा बड़ी जगह हो, जैसे मान लो मेरा पूरा गांव कनेक्टेड है किसी वजह से, सपोज कोई फोन का वायर है या कुछ भी चीज है जिससे मैं पूरे गांव में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ, वो मेन हो जाता है, MAN। या मान लो बड़े शहर भी हो सकते हैं, जैसे पूरी दिल्ली है, पूरी दिल्ली में अपना कोई सिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, उसे कहते हैं मेन। और जब पूरा वर्ल्ड किसी चीज से कनेक्टेड होता है उसे कहा जाता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लेन, एक होता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन, ठीक है। अब ये तो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, वैन हो गया। लेकिन मैं कह रही हूं कि वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है, ये लेन है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये लेन है। बस मैंने क्या किया, इसमें W कनेक्ट कर दिया। W क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि मुझे इसको वायरलेस करना था। अब अगर यही कंप्यूटर, यही प्रिंटर, यही मेरे 4 कंप्यूटर्स, यही मेरी माउस और मेरे साथ स्कैनर, जो भी डिवाइसेस मैंने यहाँ लगा रखी हैं, उन सब में कोई वायर का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो भी डब्ल्यू लेन हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, प्रिंटर्स को हम तार से कनेक्ट करते हैं, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम बिना तार के भी अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। नाउ इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्डवेयर क्या होते हैं? भौतिक उपकरण होते हैं, ठीक है। जैसे ये हार्डवेयर है ना, जैसे ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब जैसे मैं छू सकती हूँ, मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये क्या चीज़ है, एक माउस है। मेरे पास अगर कीबोर्ड है तो मैं छू सकती हूँ, बता सकती हूँ कि ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर सेव रहते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कैमरा जब चल रहा है तो कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही है काइंड ऑफ, या जैसे हम गूगल चलाते हैं तो गूगल को क्या आप छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते ना, वो एक आपका प्रोग्राम हो जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर हो जाता है आपका। अब सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्रामों से, और प्रोग्राम बनते हैं इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों से। जैसे मैंने एक निर्देश लिखा कि ऐड 5, फिर मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 7, फिर मैंने लिखा स्टोर A, मतलब ऐड 5 एंड 2। मैंने लिख दिया कि 5 और 2 को ऐड करो, फिर उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करो और उसको स्टोर कर दो A के अंदर। ये पूरी मैंने एक बात लिखी। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दे दिए कि आपको ऐड भी करना है, आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, आपको स्टोर भी करना है। तो ये सब तो हो गया मेरा प्रोग्राम। इन सबको मिला के एक साथ मैं क्या बोलूंगी? प्रोग्राम। अब जब ये मेरे बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, तो इन सबको मिला के मैं बोलूंगी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो उसको मैं छू सकती हूँ उसको बोलूंगी हार्डवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सही बात है, सारी बातें हमारी सही हैं। ओके ओके, सो यहाँ तक इतने ही क्वेश्चन हमारे इसमें थे 95। आज हमने 15 क्वेश्चन किए, उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत देख ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।